नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साहित्य दर्पण में। और आज से हम शुरू करने वाले हैं उमेश तिवारी जी की पुस्तक वस्तुनिष्ठ हिंदी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आज से इस बुक को हम लोग शुरू करने वाले हैं और ये वाली पुस्तक आपकी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, केवीएस, एनवीएस, एनटीए, यूजीसी नेट और जेआरएफ सेट, इन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। तो एक बार इसकी विषय सूची देख लेते हैं हम लोग। देखिए, जैसा कि आप विषय सूची देख रहे हैं, देखिए तो ये सारी विषय सूची है। इसी आधार पर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे और सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे आज हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत हम लोग शुरू करने वाले हैं बिल्कुल पहला चैप्टर और देखते हैं प्रश्न संख्या 1। तो पहला प्रश्न है जो कि पूछा गया है कि साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया। साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया? तो वोल्टेयर ने किया। अगला प्रश्न है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य के इतिहास के संबंध में उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? तो शुक्ल जी का है। तो ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही फेमस कथन है कि जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब, तो ये वाला कथन शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 3। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान द्वारा किया गया? तो ध्यान रखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास, तो जहां पर सर्वप्रथम प्रयास की बात आएगी वहां पर गारसादा तासी का नाम आ जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 4। इस्तवार दला लेतुर एंदोई हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। फिर अगला प्रश्न है, इस्तवार दला लेतुर एंदोई हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो गारसादा तासी हैं। अगला प्रश्न है, केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इतिहास लेखन के प्रयोजन के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो टीएस एलियट का है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक रूप में हिंदी साहित्य के किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है 8 नंबर का, ग्रेयर्सन के इतिहास के विषय में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? ग्रेयर्सन के इतिहास के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क, ख और ग, ये तीनों ही कथन सही है। पहला क्या कहा गया है कि ग्रंथ को कालखंडों में विभक्त किया गया है, तो ये सही है कि कालखंडों में विभक्त किया गया है। दूसरा क्या है, प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है, ये भी सही है। इस ग्रंथ में आधार स्रोतों का उल्लेख किया गया है, ये भी सही है। तो ये तीनों लाइन जो है ये तीनों सही है। लेकिन काल विभाजन नहीं किया गया है, ये वाला गलत। यहाँ पे नहीं पूछा गया है कि ग्रेयर्सन के इतिहास के विषय में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये तीनों ही सही है और ये वाला गलत है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं 9 नंबर का, 84 वैश्वन की वार्ता, 252 वैश्वन की वार्ता, भक्तमाल आदि को निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव के कारण साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता? तो नहीं का ध्यान रखेंगे कि नहीं माना जा सकता है। तो देखिए, उक्त तीनों के अभाव के कारण, फिर से देखिए प्रश्न, 84 वैश्वन की वार्ता, 252 वैश्वन की वार्ता, भक्तमाल आदि को निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव के कारण साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता है? तो यहाँ पे उक्त तीनों अभावों के कारण, तो ये तीनों पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर का, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो जॉर्ज ग्रेयर्सन है। अगला प्रश्न 11 नंबर का, गारसादा तासी लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे असत्य बताना है, ध्यान रखेंगे। गारसादा तासी लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो देख लेते हैं। सबसे पहला वाला, इसका प्रथम भाग सन 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था, तो ये सही है। दूसरा है, इसमें कवियों की सूची में अंग्रेजी वर्णाक्षर क्रम का प्रयोग तथा काल विभाजन का अभाव है, तो ये भी सही है। तीसरा कथन है, तीसरी लाइन है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का यह प्रथम प्रयास सब तरह से संपूर्ण इतिहास ग्रंथ का उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो यहाँ पे असत्य पूछा गया है, तो यही आंसर होगा कि संपूर्ण इतिहास ग्रंथ का उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो ये वाला असत्य है। और चौथा क्या कहा गया है कि इसमें हिंदीतर भाषी कवियों का भी घालमेल हो गया है।
तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इस प्रश्न में किसकी बात की गई है, असत्य की बात की गई है, और ये जो ग वाला आंसर है ये वाला असत्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं 12 नंबर का। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय जाता है तो किसे जाता है, गारसादा तासी को। परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय गारसादा तासी को। अगला प्रश्न, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष प्रकाशित हुआ, तो 1883 ईस्वी में। शिव सिंह सरोज किस वर्ष प्रकाशित हुआ, 1883 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है 14 नंबर का, देख लेते हैं। साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति से तात्पर्य। यहाँ पे विधेयवादी पद्धति का अर्थ क्या है ये बताना है। तो देखिए, जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण। विधेयवादी पद्धति का क्या अर्थ है, जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण ही विधेयवादी पद्धति कहलाता है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण दिया है, तो लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे, तो 1913 में प्रथम 3 भाग प्रकाशित हुए थे। अगला प्रश्न है, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है, तो पादरी एडविन ग्रिप्स हैं। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका है, तो ग्रिप्स का है, पादरी एडविन एडिसन ग्रिप्स। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है, तो पादरी एडिसन ग्रिप्स हैं। अगला प्रश्न, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास के 6ठ भाग, जो कि रीतिकाल रीतिबद्ध काव्य नाम से है, इसका संपादन किसने किया है, तो नगेंद्र ने किया है। तो 6ठ भाग का संपादन किसने किया है, नगेंद्र ने किया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं 19 नंबर का, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है, तो नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है 20 नंबर का, मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ है। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ है तो मिश्र बंधु विनोद है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 21 नंबर का प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ था। मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ था, तो 1934 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है, गारसादा तासी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम है। तो देखिए, गारसादा तासी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है, तो इस्तवार दला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी, ये नाम है। अगला प्रश्न है, सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सच्चे अर्थों में अगर पूछा जाएगा तो दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 24 नंबर का, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि नहीं पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा नहीं, तो आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा का विकास। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित जो इतिहास ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। तो ये तीनों ही ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं, लेकिन हिंदी भाषा का विकास ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 25 नंबर का, गारसादा तासी के इस्तवार दला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया, तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। अगला प्रश्न है 26 नंबर का, आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया है, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है साथियों, तो ध्यान रखेंगे। फिर अगला प्रश्न है 27 नंबर का, ये साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो युग चेतना का सिद्धांत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 28 नंबर का प्रश्न है, साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद कार्य है। साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद कार्य है तो क्या है, काल निर्धारण व नामकरण करना। सबसे अधिक जो विवादास्पद है वो तो क्या है, काल निर्धारण व नामकरण करना। अगला प्रश्न है 29 नंबर का, साहित्य इतिहास में किस अंग का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। साहित्य इतिहास में किस अंग का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो युगीन प्रवृत्तियों, परंपराओं व धाराओं का तटस्थ विश्लेषण ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 30 नंबर का, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है, तो राम कुमार वर्मा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं राम कुमार वर्मा, और इसका समय क्या है, तो 1938 है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये राम कुमार वर्मा का है और इसका समय है 1938। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीर गाथा काल की अवधि क्या मानी है। तो क्या मानी है इसकी अवधि, संवत 1050 से लेकर 1375 विक्रमी संवत तक मानी है। आदिकाल या वीर गाथा काल की अवधि जो शुक्ल ने मानी है वो है संवत 1050 से 1375।
विक्रमी संवत। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर का। रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? तो हिंदी साहित्य का विकास के नाम से हुआ था। फिर अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? तो ध्यान रखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल जी का जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 1929 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य भक्तिकालीन साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। तो ये वाला कथन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संपूर्ण मध्यकाल की विभिन्न धाराओं और प्रवृत्तियों को तदयुगीन मुस्लिम प्रभाव की देन के रूप में स्वीकार करने वाले विद्वान कौन हैं? तो रामचंद्र शुक्ल हैं। एक बार फिर से देखिएगा, संपूर्ण मध्यकाल की विभिन्न धाराओं और प्रवृत्तियों को तदयुगीन मुस्लिम प्रभाव की देन के रूप में स्वीकार करने वाले विद्वान हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा है? तो विधेयवादी पद्धति पर लिखा है। शुक्ल जी ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा है? तो विधेयवादी पद्धति पर लिखा है। फिर अगला प्रश्न है तस्किराए शुराए हिंदी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो मौलवी करीमुद्दीन है, ध्यान रखेंगे ये मौलवी करीमुद्दीन है। फिर से देखिएगा, तस्किराए शुराए हिंदी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो मौलवी करीमुद्दीन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। साहित्य इतिहास लेखन के समय साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए, तो क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए? साहित्य इतिहास लेखन के समय साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए, तो क्या क्या किया जाना चाहिए? तो रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर का। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। अगला प्रश्न 41 नंबर का। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? तो बच्चन सिंह की है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? तो बच्चन सिंह की है। अगला प्रश्न 42 नंबर का है और यहाँ पर हम लोगों को मिलान करना है, तो देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का अतीत, ये किसकी पुस्तक है? अगला प्रश्न है मिलान करने वाला, तो देख लेते हैं। रचनाओं को रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए, तो हिंदी साहित्य का अतीत ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। हिंदी काव्यधारा राहुल सांकृत्यायन का है। हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवे की है। आधुनिक साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी का है। एक बार फिर से देखिएगा, सुमेलित करना है। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी काव्यधारा राहुल सांकृत्यायन, हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवे, आधुनिक साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर का। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो ग्रियर्सन ने किया था। फिर अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह सेंगर एवं ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? एक बार फिर से देखिएगा, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह सेंगर एवं ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो वृत्त संग्रह का प्रयोग किया है, ध्यान रखेंगे वृत्त संग्रह का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर का। हिंदी संत काव्य को पूर्ववर्ती सिद्धों एवं नाथ पंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप किस विद्वान ने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 46 नंबर का। हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को आदिकाल नाम देने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई? हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को आदिकाल नाम देने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई? तो शुक्ल जी से प्राप्त हुई। फिर अगला प्रश्न है 47 नंबर का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड रहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड रहा, तो क्या था? आदिकाल था। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं 48 नंबर का। रामकुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में किस कालखंड तक विवेचन प्रस्तुत किया है? तो भक्ति काल तक। फिर से सुनिएगा प्रश्न को। रामकुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में किस कालखंड तक विवेचन प्रस्तुत किया है? तो भक्ति काल तक। फिर अगला प्रश्न है आरंभ में साहित्य के इतिहास का अर्थ था। आरंभ में साहित्य के इतिहास का अर्थ था, तो क्या था? रचनाओं व रचयिताओं का स्थूल परिचय प्राप्त करना। रचनाओं व रचयिताओं का स्थूल परिचय प्राप्त करना। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं 50 नंबर का। साहित्य इतिहास की लेखन पद्धति क्या होनी चाहिए? साहित्य इतिहास की लेखन पद्धति क्या होनी चाहिए?
फिर से देख लेते हैं 50 नंबर का प्रश्न। साहित्य इतिहास की लेखन पद्धति क्या होनी चाहिए? तो विकासवादी समन्वयात्मक पद्धति होनी चाहिए। साहित्य इतिहास की लेखन पद्धति क्या होनी चाहिए? तो विकासवादी समन्वयात्मक पद्धति होनी चाहिए। तो साथियों, आज की क्लास यहीं तक। आज की कक्षा में हम लोगों ने 50 प्रश्न देखे हैं। अब इसके आगे की कक्षा में हम लोग 51 नंबर के प्रश्न से देखेंगे।